नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत में हमने मौर्य वंश को पढ़ लिया था। उसके बाद सोंग वंश को पढ़ा था और सातवाहन वंश को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। तो देखते हैं गुप्त वंश। चौथा जो वंश आता है हमारा वह आता है गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। वंश का जो शासनकाल रहा था वह 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? 275 से 550 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा था? गुप्त वंश का शासनकाल रहा था। तो गुप्त वंश की जो स्थापना कराई थी, गुप्त वंश की स्थापना कराई थी श्री गुप्त ने। किसने कराई थी? श्री गुप्त ने। गुप्त वंश का जो संस्थापक कहलाता है वो कौन कहलाता है? श्रीगुप्त कहलाता है। और श्रीगुप्त के बाद जो शासक हुआ था उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था उसका? घटोत्कच। तो घटोत्कच शासक बनता है किसके बाद? श्रीगुप्त के बाद। किसके बाद शासक बना है? श्रीगुप्त के बाद शासक बना था। और इसने जो घटोत्कच था इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की। तो महाराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन सा था? घटोत्कच। जो कौन से वंश का था? गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। इसके बाद जो शासक बनता है वह आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। यह शासक बना था घटोत्कच के बाद। यह शासक रहा था 330 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। 330 से 335 ईस्वी तक। कब से कब तक शासक रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहा था वो 330 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन रहा था। ये घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह घटोत्कच का पुत्र था, जो घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक बनता है 330 ईस्वी में। और इसने जो उपाधि धारण करी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वह करी थी महाराजाधिराज की। कौन सी? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किसने करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जबकि घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराज की उपाधि। इसके बाद जो प्रमाण मिलता है इसका, एक प्रमाण ये मिलता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी एक। कौन सी? लिच्छवी वंश था, उसकी एक राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था उसका? कुमार देवी। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। तो चंद्रगुप्त ने विवाह किससे कर लिया? लिच्छवी राजवंश से कर लिया और उसे समझौता कर लिया। अब वह चलता है कि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। क्या नाम था? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत चलाने वाला शासक कौन रहा? चंद्रगुप्त प्रथम रहा, जिसने गुप्त संवत चलाया था। जैसे शक संवत होता है, ईस्वी संवत होता है, उसी तरह से गुप्त संवत तो चलाया था। कब? 319 ईस्वी में। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो ये जानकारी हमें यहाँ तक के शासकों की मिलती है। यानी कि श्रीगुप्त के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, सिर्फ इतना पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक जो था वह श्रीगुप्त था। और उसके बाद जो शासक बनता है वो घटोत्कच बनता है। और घटोत्कच ने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करी थी, इतना पता चलता है। और चंद्रगुप्त के बारे में हमें ये 3 बातें पता चलती हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बनता है वह है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक बनता है और इसका शासनकाल जो रहता है वो 335 ईस्वी से, कब से? 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 380 ईस्वी तक शासन कौन करता है? समुद्रगुप्त करता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में सबसे पहले हमें पता चलता है कि यह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। किसमें? साम्राज्यवाद में। साम्राज्यवाद
साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। तो देखो यहाँ पे साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाना। ये अपने साम्राज्य को युद्धों के द्वारा या फिर विवाहों के द्वारा संधि करके, समझौता करके किसी भी तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा रहता था। यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना था इसको, चाहे वो युद्ध करके बढ़ाना पड़े या फिर उससे समझौता करके या वैवाहिक संबंध करके किसी भी तरह से बढ़ाना हो। ऐसा कौन करता था? समुद्रगुप्त करता था। ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है जो हरिसेन था, कौन? हरिसेन। हरिसेन ने एक इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। हरिसेन की इलाहाबाद प्रशस्ति। देखो हरिसेन था, लेखक था इसके समय में, समुद्रगुप्त के समय में। इसने इलाहाबाद में एक प्रशस्ति लिखी, यानी कि एक स्तंभ लेख लिखा। प्रशस्ति मतलब एक स्तंभ पर लेख लिखा और उसमें बताया इसने कि जो समुद्रगुप्त था, कौन कह रहा है? हरिसेन कह रहा है इलाहाबाद प्रशस्ति के माध्यम से, कि जो समुद्रगुप्त था इसकी बहुत बड़ी सेना थी, इसकी बहुत बड़ी विशाल सेना थी। इसने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसकी सेना इतनी संगठित थी कि इसने कभी भी अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। ऐसा कौन कहता है? हरिसेन कहता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। और जो इलाहाबाद प्रशस्ति है वह उसी लेख, स्तंभ लेख पर लिखी हुई है। कौन से वाले पर? जिस पर अशोक का लेख लिखा हुआ था। मैंने बताया था ना, अशोक के लेख, स्तंभ लेख पर एक शिलालेख पर 7 लेख लिखे हुए मिले थे। उनमें से एक लेख हरिसेन का भी था, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। उसमें उसने बताया था कि समुद्रगुप्त के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी और वह कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त है, इसके जो सिक्के गढ़वाए इसने, इसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा मिलता है? अश्वमेघ पराक्रम है। ये कहाँ मिलता है हमें? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इसने क्या कराया था? अश्वमेघ यज्ञों का भी आयोजन कराया था। अश्वमेघ तो अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला शासक कौन था गुप्त वंश में? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। तो इसके सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेघ यज्ञों का भी आयोजन कराया था। सिक्कों से एक सिक्के पर इसका वीणा बजाते हुए चित्र भी देखने को मिलता है। एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए, एक सिक्के पर इसको वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह संगीत प्रेमी था, यानी कि संगीत में इसकी रुचि थी। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कविराज। कविराज के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह कविताएं लिखा करता था, कविताएं लिखता था, संगीत प्रेमी था। इस तरह से यह अपने शासनकाल में इन विद्वानों को भी शरण दिया करता था। यानी कि इसके शासनकाल में बहुत सारे संगीतज्ञ भी रहते थे और कवि भी रहते थे, जिनसे ये कविताएं लिखवाया करता था या खुद भी ये कविताएं लिखता था। इसलिए इसको कविराज भी कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त था वह विष्णु का भक्त था। किसका? विष्णु का भक्त था। विष्णु का भक्त था, यानी कि विष्णु की ये भक्ति करता था, लेकिन सभी धर्मों को भी समान रूप से आदर देता था। ऐसा नहीं है कि विष्णु की भक्ति करता था तो विष्णु धर्म को ही मान्यता देता हो। ये सभी धर्मों को समान रूप से मानता था और उनका प्रचार प्रसार भी अच्छे तरीके से कराता था। तो ये था हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो शासक बनता है वह बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त का शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहता है वह रहता है 380 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। कब से कब तक? 412 ईस्वी तक। तो देखो जो चंद्रगुप्त था इसको देवगुप्त या देवराज के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? देवराज या देवगुप्त।
तो चंद्रगुप्त को किस नाम से और जाना जाता था? देवराज या फिर देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। यह भी समुद्रगुप्त की तरह अपने साम्राज्य को विवाह और संधि समझौतों के माध्यम से या फिर युद्ध के माध्यम से बढ़ाता था। कैसे बढ़ाता था? वैवाहिक संबंधों से, वैवाहिक संबंधों से या युद्ध करके, या फिर युद्ध करके अपना साम्राज्य बढ़ाता था, अपना साम्राज्य बढ़ाता था। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका मानना था कि हमें अगर साम्राज्य का विस्तार करना है तो या तो युद्ध के माध्यम से करो, या फिर उससे रिश्ता बना के करो, या फिर उससे वैवाहिक संबंध बना लो, तब जाकर के उससे समझौता हो जाएगा। समझौता होने के बाद वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त हो गया। इस तरह से अपने रामराज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। या फिर सामने वाले राजा को युद्ध में हरा दो, तब जाकर के अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो चंद्रगुप्त था, इसने अपनी पुत्री, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री, क्या नाम था पुत्री का? प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। इसकी जो पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह, प्रभावती का विवाह वाकाटक के एक राजा था, वाकाटक के राजा रुद्रसेन से। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से कर दिया था। इससे यहाँ वाकाटक राज्य से इसका क्या हो जाता है? संधि समझौता हो जाता है, और वाकाटक साम्राज्य इनके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करता। तो इस तरह से ये अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। तो चंद्रगुप्त ने अपनी जो द्वितीय राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त ने अपनी द्वितीय राजधानी, चंद्रगुप्त ने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया था। किसको बनाया था? उज्जैन को बनाया था। तो चंद्रगुप्त ने अपनी जो दूसरी राजधानी बनाई वह किसको बनाया? उज्जैन को बनाया। और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, किन पर? शकों पर। शकों के आक्रमण होते थे गुप्त वंश पर बार बार, तो शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी? विक्रमादित्य की। उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यानी कि शकों से गुप्त साम्राज्य बहुत ज्यादा परेशान था, तो गुप्त साम्राज्य पे शक बार बार आक्रमण करते थे, तो उनको हराने वाले जो शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, और उसने उनको हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। चंद्रगुप्त के बाद इसका बड़ा पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बनता है 414 से 455 ईस्वी तक। कब से कब तक? 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक जो शासक बनता है वह चंद्रगुप्त का बड़ा बेटा कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बनता है। कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी
वे किसने कराई थी? कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा पूरे विश्व में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तो जिसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने पुष्यमित्र के विद्रोहों का भी सामना किया था। किसके? पुष्यमित्र शुंग। कौन था ये? पुष्यमित्र शुंग जो था, इसके विद्रोहों का भी इसने सामना किया था। पुष्यमित्र शुंग के विद्रोहों का सामना किया था। तो किसने सामना किया था? कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग के विद्रोहों का भी सामना किया था, यानी कि पुष्यमित्र को भी इसने पराजित किया था और गुप्त वंश को सुरक्षित रखा था। कुमारगुप्त के बाद जो शासक बनता है वह बनता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का जो शासनकाल होता है वह होता है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। तो 455 से 467 ईस्वी तक शासक कौन रहता है? स्कंदगुप्त शासक बनता है। तो स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वह जूनागढ़ अभिलेख से होती है। किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो देखो, जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि जो सुदर्शन झील थी, कौन सी? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था इसने। क्या कराया था? जीर्णोद्धार। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। तो ये सुदर्शन जो झील है, इसका जो निर्माण कराया था ये मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। अब जब से लेकर के अब तक इसकी जो एक बार भी क्या मरम्मत नहीं हुई थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त था इसने अपने शासनकाल में इसकी क्या कराई थी? मरम्मत कराई थी। मरम्मत कराना यानी कि जीर्णोद्धार कराना, दोबारा से इसका उद्धार कराना या निर्माण कार्य कराना। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाला कौन शासक था? स्कंदगुप्त था, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त है इसके शासनकाल में या फिर स्कंदगुप्त के ऊपर हुणों ने आक्रमण किया था। किसने? हुणों ने स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया था। किसने किया था? हुणों ने। और हुणों को इसने पराजित कर दिया था। हुणों के आक्रमण हुए थे। हुणों के आक्रमण हुए थे। तो स्कंदगुप्त के समय में हुणों के आक्रमण हुए और इसने हुणों को पराजित करके गुप्त साम्राज्य को बनाए रखा। और ये थे सभी गुप्त वंश के शासक। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, यानी कि गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी वे क्या क्या थी। तो देखते हैं हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखते हैं कि गुप्त वंश की कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। तो सबसे पहले आता है इनका धर्म, कि गुप्त वंश के किस धर्म को अपनाते थे। तो इनका जो धर्म था वह था वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म। यानी कि जो गुप्त वंश के राजा हुआ करते थे वह किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो शासक हुए थे, इन्होंने अपने शासनकाल में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ। तो अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन कौन से शासक थे गुप्त वंश में? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। इन्होंने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन, एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान तो चीन का यात्री था फाहियान, जो भारत घूमने के लिए आया था। और इसने फाहियान ने अपने लेखों में बताया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसका शासनकाल बहुत ही संतुष्टिपूर्वक था, यानी कि यहाँ की जो जनता थी चंद्रगुप्त के समय में काफ़ी संतुष्ट रहा करती थी। यहाँ पर चोरियाँ नहीं होती थी और जो कर लिया जाता था जनता से वह बहुत ही कम लिया जाता था, यानी कि नाम मात्र का कर लिया जाता था। यानी कि चंद्रगुप्त के समय में जो जनता रहा करती थी वो सुख शांति पूर्वक से रहा करती थी। और चंद्रगुप्त को इसने बहुत ही अच्छा शासक बताया था। किसने, चीनी यात्री फाहियान ने। ये अपने लेखों में लिखता है और चंद्रगुप्त के बारे में बताता है। तो गुप्त वंश की जो राज्य कार्य की भाषा थी, राज्य कार्य में जो भाषा यूज की जाती थी, राज्य कार्य की भाषा वह संस्कृत थी। कौन सी थी भाषा, संस्कृत थी। यानी कि राज्य की जितने भी कार्य हुआ करते थे वे किस भाषा में किए जाते थे, संस्कृत भाषा में किए जाते थे। इसके बाद कुछ विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे कालिदास। तो कालिदास की जो रचनाएं थी वे थी अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, महाकाव्य। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। कालिदास के अलावा शूद्रक जिसने मृच्छकटिकम नाटक लिखा, मृच्छकटिकम नाटक। और विशाखदत्त जिसने मुद्रा राक्षस, नाटक लिखा। तो ये जो विद्वान हुए थे कालिदास, शूद्रक और विशाखदत्त, ये गुप्त वंश में ही हुए थे। गुप्त वंश में ही इनका नाम सामने आता है उभर के। इनके अलावा कुछ विद्वान और हैं जिनके नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बाद वरामिहिर और ब्रह्मगुप्त। तो ये जो विद्वान हुआ करते थे ये सारे विद्वान गुप्त वंश में ही हुए थे, यानी कि इन्होंने अपने जो कार्य किए थे गुप्त साम्राज्य के समय में ही किए थे। इसके बाद महाभारत है। महाभारत, रामायण, मनु संहिता। तो रामायण, महाभारत और मनु संहिता को जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है यह गुप्त वंश में ही सामने आया था, यानी कि इससे पहले इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी। जो आज हम इनका स्वरूप देखते हैं रामायण, महाभारत और मनु संहिता का, वह गुप्त वंश में ही सामने निकल करके आता है। तो ये था गुप्त वंश का सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो ये थी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इसके बाद हम देखते हैं जो गुप्त काल का समाज था वह किस प्रकार का समाज हुआ करता था। तो देखते हैं गुप्तकालीन समाज समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या था। तो देखो जो गुप्तकालीन समाज था वह 4 वर्णों में बटा हुआ था। कितने वर्णों में? 4 वर्ण। कितने होते हमारे? 4 वर्ण होते हैं। तो 4 वर्णों में गुप्त साम्राज्य बटा हुआ था।
तो देखते हैं वो 4 वर्ण कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो वर्ण आता है वह आता है हमारा ब्राह्मण। कौन सा? ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मणों का जो कार्य हुआ करता था वह हुआ करता था अध्यापन, अध्यापन का, अध्ययन का, अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ और दान का। तो यज्ञ और दान का। तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे वे खुद पढ़ते थे, दूसरों को पढ़ाते थे, यानी कि खुद ज्ञान ग्रहण करते थे और दूसरों को ज्ञान प्रदान करते थे, यज्ञ आदि किया करते थे और दान भी ग्रहण किया करते थे। तो ये तो था हमारा सबसे पहला वर्ण या फिर सबसे जो उच्च वर्ण माना जाता था वह था हमारा ब्राह्मण वर्ण। और दूसरा आता है क्षत्रिय वर्ण। दूसरा था क्षत्रिय वर्ण। और दूसरा आता है हमारा क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण। तो जो क्षत्रिय थे उनका जो कार्य हुआ करता था वह था राज्य की रक्षा करना। क्या कार्य होता था इनका? राज्य की रक्षा करना। तो राज्य की रक्षा करने का दायित्व किसका हुआ करता था? क्षत्रियों का हुआ करता था। यानी कि कहा जाता था जो क्षत्रिय होते थे वे युद्ध करने में बहुत ही निपुण हुआ करते थे या फिर ये वीर योद्धा हुआ करते थे, इसलिए इनको राज्य की सुरक्षा का कार्य सौंपा जाता था। तो क्षत्रिय राज्य की सुरक्षा करते थे। इसके बाद जो तीसरा वर्ण आता है हमारा वैश्य। कौन सा? वैश्य। तो जो वैश्यों का काम हुआ करता था वह हुआ करता था व्यापार और वाणिज्य का। कौन सा? व्यापार और वाणिज्य का। तो व्यापार और वाणिज्य का कार्य किसको सौंप रखा था? वैश्यों को सौंप रखा था। यानी कि दूसरे देशों से ये व्यापार किया करते थे और राज्य की उन्नति में अपना सहयोग किया करते थे। इसके बाद जो आता है हमारा चौथा वर्ण आता है वह आता है शूद्र का। किसका? शूद्र का। तो जो शूद्रों के कार्य हुआ करते थे, शूद्र सबसे निम्न वर्ण माना गया है और शूद्रों का जो कार्य हुआ करता था वह था सेवा प्रदान करना। वह था सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करने से मतलब होता है मजदूरी वगैरह कार्य करना या छोटे मोटे जो कार्य हुआ करते थे उनको करने का जो कार्य हुआ करता था वो किसका हुआ करता था? शूद्रों का हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो गुप्त वंश था उसमें जो समाज था हमारा वह 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो जो स्त्री है, स्त्रियों की भी स्थिति इसमें बहुत ही अच्छी बताई गई है। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो देखते हैं कैसे इनकी स्त्रियों की स्थिति गुप्त वंश में अच्छी हुआ करती थी। यानी कि गुप्त वंश का मानना था कि यज्ञ आदि जो भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पति के साथ पत्नी का होना अति आवश्यक होता था, तभी जाकर के वह कार्य संपन्न माना जाता था, वरना वह कार्य अधूरा माना जाता था। ऐसा गुप्त वंश का मानना था कि पति के साथ पत्नी का होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से पति और पत्नी को समानता का अधिकार दे रखा था। इसके बाद जो स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रखी थी, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा भी दी जाती थी और जो घूमट प्रथा थी वह भी गुप्त साम्राज्य में नहीं हुआ करती थी। तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य। इसके बाद हम देखते हैं वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश। वर्धन वंश। तो ये जो वर्धन वंश था इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना, वर्धन वंश की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 6ठी शताब्दी में। कब होती है? 6ठी शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? थानेश्वर में। कहाँ होती है? थानेश्वर में। कहाँ पे? थानेश्वर में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? पुष्यभूति के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यभूति। तो पुष्यभूति नामक एक शासक था जिसने थानेश्वर में 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश की स्थापना की। और इस पुष्यभूति के बाद जो इस वंश के शासक हुए थे वह हुए थे प्रभाकर वर्धन। कौन हुए थे? वे हुए थे प्रभाकर वर्धन।
तो पुष्यवती के बाद शासक बनता है प्रभाकर वर्धन बनता है, और प्रभाकर वर्धन के बाद इसका पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। कौन बनता है? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के बाद जो शासक बनेगा वह बनेगा हर्षवर्धन। कौन बनेगा? हर्षवर्धन। तो ये मुख्य 3 शासक हुए थे किस वंश में? वर्धन वंश में। तो देखते हैं, पुष्यवती के बाद प्रभाकर वर्धन शासक बनता है, लेकिन प्रभाकर वर्धन के बारे में हमें कोई जानकारी खास प्राप्त नहीं होती। प्रभाकर वर्धन के बाद 6ठी शताब्दी में, कब? 6ठी शताब्दी में ही 6ठी शताब्दी में राज्यवर्धन शासक बनता है। कौन? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन जब शासक बनता है तो इसको एक बंगाल का शासक होता है। कहाँ का? बंगाल का शासक। बंगाल का शासक जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। तो बंगाल के शासक शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। देखो 6ठी शताब्दी में इस वंश की स्थापना हुई थी। पुष्यवती शासक बना था जिसने स्थापना करी थी इसकी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन बनता है, और प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन बनता है। तो ये सब 6ठी शताब्दी में ही शासक बनते हैं। इसके बाद 6ठी शताब्दी में ही हर्षवर्धन भी शासक बनता है। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी शासक बनता है। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से 647 ईस्वी तक शासन रहता है। तो सबसे बड़ा जो शासक बना था इसमें हर्षवर्धन बना था, जो कब से कब तक रहा था? 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहा था। जब हर्षवर्धन शासक बना था तो हर्षवर्धन से पहले राज्यवर्धन शासक था। राज्यवर्धन शासक था जिसको बंगाल के शासक किसने? शशांक ने मार दिया था। तो जब बंगाल के शासक शशांक ने राज्यवर्धन को मारा था, तभी इसकी हर्षवर्धन की एक बहन हुआ करती जिसका नाम था राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री। तो जो राज्यश्री थी यह अपनी जान बचा करके वहां से भाग जाती है और किसी अज्ञात स्थान पर जाकर के छुप जाती है। कब? राज्यवर्धन के शासनकाल में। यानी कि राज्यवर्धन को तो मार देता है और राज्यश्री कहीं जाकर के छुप जाती है। फिर उसके बाद जब हर्षवर्धन शासक बनता है तो वह किसी तरीके से राज्यश्री को ढूंढ लेता है, और राज्यश्री को ढूंढने के बाद इसका विवाह मक्कारी के राजा, कहाँ के? मक्कारी एक साम्राज्य था, मक्कारी के राजा ग्रहवर्मन से कर देता है। तो मक्कारी के राजा ग्रहवर्मन से राज्यश्री का विवाह करा देता है। इसके बाद कामरूप के राजा भास्कर वर्मन कामरूप के राजा भास्कर वर्मन। तो कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर लेता है। तो देखो कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि करता है। कौन? हर्षवर्धन। अब संधि करने के बाद क्या करता है? जो बंगाल का शासक था शशांक, उस पर आक्रमण करते हैं दोनों मिलकर के। कामरूप और हर्षवर्धन दोनों उस पर आक्रमण करते हैं और शशांक को पराजित कर देते हैं। इस तरह से शशांक को पराजित कर देते हैं। इसके बाद जो हर्षवर्धन होता है वह अपना साम्राज्य विस्तार करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। तो साम्राज्य बढ़ाने के लिए 620 ईस्वी में, कब? 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय पर, किस पर? पुलकेशिन सेकंड पर आक्रमण करता है। कौन? हर्षवर्धन। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की सेना को नर्मदा के तट पर ही, कहाँ पर? नर्मदा के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट से पीछे खदेड़ देता है। यानी कि 606 ईस्वी में
हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करता है और पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की सेना को नर्मदा के तट से ही पीछे खदेड़ देता है, यानी कि अपने साम्राज्य तक पहुंचने ही नहीं देता, उससे पहले इसकी सेना को पराजित करके वापस भेज देता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी वह कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज। तो कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद जो हर्षवर्धन था वह शिव और सूर्य की पूजा किया करता था। किसकी? शिव और सूर्य की, शिव और सूर्य की पूजा किया करता था। और जो हर्षवर्धन था ये प्रत्येक 5 वर्ष में, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में, कहाँ पर? प्रयागराज में, प्रयागराज में एक समारोह का आयोजन करता था। क्या करता था? एक समारोह का आयोजन करता था। एक समारोह का आयोजन करता था। तो प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में एक समारोह का आयोजन कौन करता था? हर्षवर्धन करता था, जिसमें ये अपना पूरा जो धन होता था उसको दान में कर देता था, यानी कि वहाँ पर दान दिया करता था। तो प्रत्येक 5 वर्ष में ये ऐसा आयोजन करता था। तो इसी तरह का जो छठा समारोह था इसका, कौन सा? छठा समारोह। जब इसका छठा समारोह चल रहा था तो छठे समारोह में चीनी यात्री, तो छठे समारोह में चीनी यात्री ह्वेन सांग, तो जो चीनी यात्री ह्वेन सांग था वह भाग लेता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग भाग लेता है। तो इस जो समारोह का हमें पता चलता है वह चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखों से हमें पता चलता है कि जो हर्षवर्धन था वह प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में एक समारोह का आयोजन करता था, जिसमें वह अपना सारा धन गरीबों को दान में दे दिया करता था। ठीक है। इसके बाद जो हर्षवर्धन ने नागानंद प्रियदर्शिका, नागानंद प्रियदर्शिका और नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटकों की रचना की। नाटकों की रचना किसने की थी? ये हर्षवर्धन ने खुद की थी। किसकी? नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटकों की रचना की थी। कुछ इतिहासकारों को या साहित्यकारों को भी अपने साम्राज्य में जगह दे रखी थी, जिनमें बाणभट्ट, हेनसांग, मयूर, मतंग। तो इस तरह के कुछ विद्वानों को हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में शरण दे रखी थी। बाणभट्ट, हेनसांग, मयूर, मतंग और भी बहुत सारे विद्वान इनके साम्राज्य में हुआ करते थे। तो ये था हमारा वर्धन।